वेरी गुड डे एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 1D एक क्वेश्चन है इथिकल डिलेमा पे, मैं पढ़ देता हूँ इसको। बिसाइड डोमेन नॉलेज ए पब्लिक ऑफिशियल नीड इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ हाई ऑर्डर एज वेल which while resolving ethical dilemmas discuss with suitable examples। कि डोमेन नॉलेज के साथ साथ प्रशासक में क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, सृजनात्मकता और नवाचार उन्मुखता होनी चाहिए, ताकि वो नैतिक दुविधाओं से जुड़े मुद्दों को, एथिकल डिलेमा से जुड़े मुद्दों को हल कर सकें। ठीक है, सिंपल इस क्वेश्चन में 3-4 वर्ड है जिसके आसपास ही क्वेश्चन घूमता है और उनको आपने सिंपल वे में समझा देना है। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास यूपीएससी में आगे रहने का एक ही तरीका है, टॉपर बनने का एक ही तरीका है कि कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना, कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना। वैसे डायग्राम बनाना मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ लोग इसके लिए मना भी करेंगे आपको, लेकिन डायग्राम हमारे विचारों को और शब्दों को एक सीमा में बांधता है और हम अनावश्यक विचार और अनावश्यक शब्द लिखने से बचते हैं। अनावश्यक विचार और शब्द एक तो हमारे ज्ञान या नॉलेज को या आंसर को डाइल्यूट करते, दूसरा अन्य उत्तर लिखने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता, क्वेश्चन छूटते हैं। इसलिए डायग्राम बना करके हम आपका अपने विचारों को और शब्दों को एक लिमिट में रख पाते हैं। भाई ये इसका सबसे बड़ा फायदा है डायग्राम का, कि हम अनावश्यक चीज़ें नहीं लिख पाते। एक सूचना जो पहले भी आपको दे चुका हूँ कि कुछ वेबसाइट्स पर हमारा स्टडी मटेरियल इलीगली सेल किया जा रहा है। अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर भी उनियाल सर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स करके वो बेचा जा रहा है। जो हमारा मटेरियल नाम भर के लिए उसमें सारा बोगस मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा करके दिया गया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रकार के मतलब यूजलेस मटेरियल को पे अपना पैसा बर्बाद न करें। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर जो उनियाल सर के नोट्स बेचे जा रहे हैं वो उसको मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने वो कहाँ के हैं, क्या हैं, कैसे हैं, नथिंग। अगर आपको ऐसी कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको वो चीज़ उपलब्ध करा देंगे। जो रेट है, जो भी उसका मतलब रेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा, बट आपको जो चीज़ मिलेगी वो ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। टुकड़े टुकड़ों में बिखरा हुआ मटेरियल नहीं मिलेगा, या कुछ यहाँ का कुछ वहाँ का नहीं मिलेगा। इसलिए वो मटेरियल आपको जो दिया जा रहा है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, वो इलीगली फ्रूडेंटली बेचा जा रहा है। ठीक है, फिर से आइए अपने मेन मुद्दे पे। मैंने आपसे कहा कि हम डायग्राम का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा विचारों का भटकाव ना हो। तो सबसे पहले पकड़ कीजिए कि डोमेन नॉलेज क्या होता है। डोमेन नॉलेज उस चीज़ को कहते हैं जो हमारा फील्ड होता है, उसका जो टेक्निकल नॉलेज है। अगर वो ड्राइवर है तो ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं वो उसका डोमेन नॉलेज हो गया। ठीक है, अगर टीचर है तो जो पढ़ा रहा है, इथिक्स पढ़ा रहा है तो इथिक्स का जो ज्ञान है वो उसका डोमेन नॉलेज हो गया। ठीक है, तो प्रशासक को अपना डोमेन नॉलेज होना चाहिए। यदि वो आईपीएस है, ठीक है, तो उसको सीआरपीसी, आईपीसी बहुत अच्छे से, क्राइम साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो उसका डोमेन नॉलेज है। इसी तरह से अगर आईएएस है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो उसको ट्रेजरी मैनुअल्स, इलेक्शन मैनुअल्स, ठीक है कि नहीं, और रेवेन्यू मैनुअल्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानकारी इसकी उसको होनी चाहिए। अब आपको डोमेन नॉलेज का मतलब समझ में आ गया होगा। डोमेन नॉलेज एक प्रभावी प्रशासन देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक टीचर तभी तो पढ़ाएगा ना जब उसको उस चीज़ का गहरा नॉलेज होगा, नहीं तो फिर वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं पाएगा या फिर कागज़ देख देख करके बोलेगा। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज आपको इफेक्टिव बनाता है, प्रभावशाली बनाता है और आपके कार्य को सुगम और सुचारू बनाता है। इसमें हमने उदाहरण दे दिया किरण बेदी जी का, ठीक है, जो जिनका डोमेन नॉलेज बहुत सुपर था, ठीक है, पुलिस क्षेत्र में। इसी तरह से केपीएस गिल, जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद हटाया, एक्सट्रीमली सुपर डोमेन नॉलेज ऑफ द पुलिस सर्विसेज। इसके अलावा अनिल लकीना साहब अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में, जिन्होंने
कि सिविल सिटीजन चार्टर्स को इनफॉर्मली अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लागू किया था, एक तरह से कह सकते हैं। तो इफ़ यू हैव डोमेन नॉलेज, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर, वन थिंग। दूसरा कि इथिकल डिलेमास क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा हम कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे अंक मिलेंगे। इथिकल डिलेमा कि जहाँ दुविधा हो जाती है। मैं अभी केस स्टडी दे रहा हूँ आगे, डॉक्टर मिस्टर लक्ष्मीकांत देशमुख, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोल्हापुर, तो उनके सामने डिलेमा था कि राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू लाइफ। ठीक है, द्वंद्व है कि भाई गोपनीयता के अधिकार को वरीयता दिया जाए कि यह जीवन के अधिकार को वरीयता दिया जाए। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आगे है, हर पुलिस ऑफिसर के आगे भी ये ऐसे डिलेमा उभरते हैं। भाई डेवलपमेंट करना है एक और दूसरी ओर कंजर्वेशन करना है। अगर डैम बनेगा ठीक है तो बहुत सारा फ्यूना फ्लोरा आपका डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बहुत सारी आपकी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं चाहे फोना फ्लोरा वो नष्ट हो जाएंगे। तो वो कितना विकास और कितना संरक्षण। तो इस प्रकार के मुद्दे किसी तरह से लिबर्टी वर्सेस ऑर्डर है कि हमने कहा कि भाई लिबर्टी जो है लोकतंत्र का मूल आधार है, लेकिन अनलिमिटेड लिबर्टी फॉर द जैकाल शैल बी द डेथ फॉर द लैम्ब। अगर हम भेड़िए को आबाद स्वतंत्रता दे देंगे तो मेमने के मौत का कारण बन जाएगा। ये एक नैतिक दुविधा है, कितनी स्वतंत्रता और कितनी व्यवस्था। इसी तरह से आपका बहुत सारे ऐसे हैं कि एफिशिएंसी वर्सेस सोशल गुड, कि आप दक्षता की बात करें और सोशल गुड भी है, सामाजिक हित पे देखना है। बाढ़ आई है बिहार में, कुछ लोग गांव में किसी टापू में फंस गए हैं। अब उनको नाव से लाएंगे तो देर लग जाएगी, यहाँ एयरलिफ्ट किया जाएगा तो खर्चा ज़्यादा आएगा। तो इधर खर्चा बचाना है, उधर जीवन बचाना है, नैतिक दुविधा। ऐसी दुविधाओं से प्रशासक रोजाना दो चार होते हैं। तो नैतिक दुविधाओं से जूझने में हमें इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी भी हेल्प करती है। ठीक है, अब ये आता है कि भाई प्रशासक में डोमेन नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस क्यों होनी चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देखिए कि इनोवेटिव सृजनात्मकता होती है और नवाचार उन्मुखता होती है, तो उस प्रशासक का काम औरों से अच्छा होता है। केस स्टडीज भी दे रहा हूँ और कारण भी बता रहा हूँ। While a public official needs innovativeness and creativity beside domain knowledge, public officials needs innovativeness to ensure participative administration, people-friendly administration, citizen-centric administration, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन। तकनीकी उन्मुख प्रशासन देना है, जनसागरिकता उन्मुख प्रशासन देना है, जन केंद्रित प्रशासन देना है, सहभागी प्रशासन देना। इस सब के लिए केवल उसको डोमेन नॉलेज तो सब आता है, लेकिन लोगों से बात करना ही नहीं आता, समाज से डील करना ही नहीं आता, तो सफल कैसे होगा। ठीक है, इसमें तो सृजनात्मकता होनी चाहिए। जन समस्याओं के निराकरण की बहुत उदाहरण है, केस स्टडीज़ भरी पड़ी हैं। हर साल जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवार्ड या बेस्ट IAS अवार्ड दिए जाते हैं आपके, उनको इसी कारण दिए जाते हैं कि उन लोगों ने कुछ विशेष सृजनात्मकता या नवाचार उन्मुखता प्रशासन में दिखाई है और आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है पर्सनल वालों की वेबसाइट पे वो सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे। मैं एक दो जो मेरे फेवरेट एग्जांपल रहे हैं ड्यूरिंग माय टीचिंग कैरियर, क्योंकि हम तो इसको रोज़ ही पढ़ा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रशासन की केस स्टडी देनी होती है। केस स्टडी देने से क्या फ़ायदा होता है, कोई लोक प्रशासन हो या जनरल स्टडीज़ हो, जब आप व्यावहारिक बात लिखते हैं तो आपके बारे में एग्जामिनर के पास क्या मैसेज आता है कि आप किताबी कीड़े नहीं हैं, बल्कि आप एक एक्टिव ब्रेन हैं। और यकीन मानिए कि लोक प्रशासन विद्वानों की तलाश, UPSC एग्ज़ाम विद्वानों की तलाश नहीं है। UPSC एग्ज़ाम इज सर्च फॉर द एक्टिव ब्रेन्स, जो अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से क्या है अवगत है। तो जो प्रशासक है, ठीक है, कि जो व्यावहारिक उदाहरण होते हैं केस स्टडीज़, वो हमारे उत्तर को मार्मिक बना देती है, जीवंत बना देती है। तो मंजू राजपाल ऑल टाइम फेवरेट एडमिनिस्ट्रेटर, माय ऑल टाइम फेवरेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मंजू राजपाल के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा आर्टिकल छपा, लीडर विद मिशन। क्यों? क्योंकि मंजू राजपाल ने बहुत ही क्रिएटिव बिजनेस है। क्योंकि मंजू राजपाल 2006 में जब डूंगरपुर राजस्थान के DM बन के गई, 2000 की सेलेक्टेड हैं वो, लोक प्रशासन और हिंदी साहित्य की छात्रा रही हैं। तो डूंगरपुर में जब वो DM बन के गई थी तो सबसे पहले उनको मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मिली, और मनरेगा में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को विकास कार्यक्रम में जोड़ने के लिए मंजू राजपाल ने
पीले चावल और गुड़ हर घर में भिजवाए थे। आदिवासी बहुलीला है वो, डूंगरपुर और पिछड़ा जिला माना जाता है राजस्थान का। और 100% पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंड नरेगा में उनके द्वारा सुनिश्चित किया गया और इसके लिए उन्हें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवार्ड भी दिया गया। दूसरा आमोद कुमार भी हैं, झांसी के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिन्होंने लोकवाणी कार्यक्रम सुनिश्चित किया था बाई क्रिएटिव यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट इसमें मैं आर्मस्ट्रॉन्ग पैम साहब का दे रहा हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग पैम ठीक मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे हैं मणिपुर में, और इन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग पैम मिरेकल मैन फॉर बिल्डिंग 100 किलोमीटर रोड फेमसली नोन एज पीपुल्स रोड कनेक्टिंग मणिपुर टू मेघालय एंड नागालैंड। ठीक है कि इन्होंने पीपुल्स रोड बना दी 100 किलोमीटर लंबी, और मेघालय को, मणिपुर को आसाम और नागालैंड से जोड़ दिया अपनी सड़क से। ठीक है, इनको ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और जब IAS बन के गई तो उस एरिया में मणिपुर के अस्पताल का बिल्कुल अभाव था, और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती थी, ठीक है, बरसात में उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, लेकिन लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में 3 दिन लगते थे मोस्टली, और इतने डिस्टेंस में कहीं कोई अस्पताल भी नहीं हुआ करता था। ठीक, तो सरकार की ओर से फंड आया था, लेकिन वो फंड अज्ञात कारणों से कहाँ गया उन्होंने तलाश भी किया, लेकिन मिला नहीं। जब तलाश करने के बाद उनका वो फंड उनको क्लियर नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपने प्रयासों से वो सड़क बनाई, अपनी सैलरी दी, अपनी भाभी जो उनकी बड़े भाई साहब की वाइफ थी उनसे पैसा लिया, अपने पिताजी की पेंशन दी, और फिर सोशल मीडिया में फंड मांगा लोगों से, और इस तरह से पैसा इकट्ठा करके और जनता के सहयोग से, ठीक है, जनता मशीन वगैरह भी दी उनको, और साथ ही जनता को कहा आप श्रमदान कीजिए सड़क बनाने में। तो दैट वाज ए वेरी क्रिएटिव आइडिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो बहुत फेमस हुए आर्मस्ट्रॉन्ग पैम। तो इसलिए क्रिएटिविटी हमेशा हम एक जन उन्मुख, एक सहभागी प्रशासन देने के लिए ये जरूरी है, डोमेन नॉलेज होने के अलावा। ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है टीचर को, लेकिन उसको अगर पढ़ाना ही नहीं आता, समझाना ही नहीं आता, ठीक है, ये क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस टीचिंग में किस काम आती है कि आपको हमारी बात सरलता से समझ आ जाए। इसी तरह प्रशासक को ज्ञान तो बहुत है, लेकिन लोगों की समस्या हल करने का की सूझबूझ नहीं है। तो ये जो सूझबूझ आती है, इसी को हम सृजनात्मकता और नवाचार उन्मुखता कहते हैं। अब बिसाइड डोमेन नॉलेज, हाउ क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस हेल्प द पीपल्स इंटरेस्ट, किस तरह से लोकहित को ही बढ़ा सकता है, इसके लिए आपको केस स्टडीज़ मैं दे रहा हूँ। केस स्टडीज़ कोल्हापुर के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, माय फेवरेट IAS ऑफिसर मिस्टर लक्ष्मीकांत देशमुख। ठीक है, लक्ष्मीकांत देशमुख ने देश की उस समस्या पे मतलब अटैक किया जो भारत के लिए गंभीर समस्या बन गई, लिंगानुपात की असमानता। ठीक है, जब कोल्हापुर के DM थे तो वहाँ पे भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती थी, और उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, सोनोग्राफी वाले, ये करते हैं और लिंग परीक्षण करते हैं, और फिर गर्भपात करा करके बच्चियों को, अनबॉर्न बेबीज़ को ठीक मार देते हैं। उससे समस्या क्या होती है कि डॉक्टरों की और सोनोग्राफी वालों की एक सांठ-गांठ होती थी। ठीक है कि नहीं, डॉक्टर का कहा बेबी कंसीव हुआ, डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी करा लो। ठीक है कि नहीं, सोनोग्राफी करा दो। अब वो बच्चा है, लड़की है, लड़का है, एक कॉमन पर्सन तो नहीं जानता ना भाई। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या पता चलेगा, आप BSc MSc हो, कुछ भी हो, आप थोड़े जानते कि वो उसमें क्या रिपोर्ट में क्या है। तो कई बार वो, लेकिन वो एबॉर्शन करेगा डॉक्टर, ठीक है कि नहीं, तो वो ज़बरदस्ती बच्चे को भी, ठीक है, मेल चाइल्ड को भी कई बार क्या करके दिखा देते थे कि फीमेल है, ताकि डॉक्टर का पैसा बन जाए और अल्ट्रासाउंड वाले का भी पैसा बन जाए। ये एक अनइथिकल, बहुत ही ज़्यादा अनइथिकल था। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर मिस्टर लक्ष्मीकांत देशमुख ने क्या किया कि जितने भी सोनोग्राफी सेंटर थे कोल्हापुर के डिस्ट्रिक्ट के, सबको एक मास्टर सर्वर से जोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में बड़ा कंप्यूटर लगा, उसमें मास्टर सर्वर लगा के सबको जोड़ दिया, और फॉर्म F एक फॉर्म होता है, उसमें होता है कि आप जो भी करोगे सोनोग्राफी, उसका 24 घंटे के अंदर हमारे पास वो फॉर्म आ जाना चाहिए कि किसके डॉक्टर के कहने पे, किस पेशेंट के। ठीक, उससे क्या हुआ कि वो जो सोनोग्राफी जो होती थी, जो मतलब इलीगली अल्ट्रासाउंड होते थे, वो बहुत कम हो गए। ठीक, और भ्रूण हत्या पे भी क्या हो गया, एक तरह से रोक लग गई। ठीक है, और रेडियोलॉजिस्ट, ठीक, बल्कि ये था कि बट यहाँ पे डिलेमा क्या था, मिस्टर लक्ष्मीकांत देशमुख के आगे इथिकल डिलेमा ये था कि राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू लाइफ। राइट टू प्राइवेसी ये था कि जो रेडियोलॉजिस्ट और सोनोग्राफी वाले थे, वो कहते थे कि भाई देखो, हम पेरेंट्स से, जो भी टू बी पेरेंट्स हैं, जो जिन बच्चे का जो परीक्षण करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उसके उनके पेरेंट्स को हम ये कमिटमेंट देते हैं कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं देंगे। अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं और हम
उनको ये अपने फॉर्म में लिख देते कि आपका ये जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी। उनका राइट टू प्राइवेसी है ना पेरेंट्स का, कि भाई हमने चेक जिसने कराया करा। तो कहा कि ये जो मिस्टर लक्ष्मीकांत देशमुख है ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि वो लक्ष्मीकांत देशमुख के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस नैतिक दुविधा के को विश्लेषित किया। तो उन्होंने कहा देखो कि राइट टू प्राइवेसी अल्टीमेट नहीं है, और राइट टू प्राइवेसी से ऊपर है राइट टू लाइफ। जो बच्चा जन्म लेना चाहता है आप उसके जीने का, जो जीना चाहता है, इस दुनिया में आना चाहता है, आप उसको मारकर उसके राइट टू लाइफ को क्या कर दे रहे हो, नष्ट कर दे रहे हो। तो उनके खिलाफ जितनी पिटीशन थी, जितना भी मतलब ये अल्ट्रासाउंड वाले थे वहाँ गए थे कोर्ट में, वो डिसमिस कर दी गई, पिटीशन से डिसमिस कर दी गई, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में उसको एज ए मॉडल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि वो जो सोनोग्राफी मशीन थी उनमें एक डिवाइस लगाते थे जो मैग्नस ओपस कंपनी ने डेवलप किया था, साइलेंट ऑब्जर्वर, कि वो ट्रेस कर लेता था कि अल्ट्रासाउंड हुआ है कि नहीं हुआ, और वो मैसेज रिस्पेक्टिव ऑफिसर को ऑटोमेटिकली पहुंच जाता था। तो ये एक बहुत ही क्रिएटिव और मतलब था जो जिससे उन्होंने नैतिक दुविधा भी हल करी और अपना समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति और एक बहुत बड़ी समस्या पे विजय भी प्राप्त की, निदान भी पाया। तो इस तरह से व्याख्या करते समय तो मुझे हर चीज़ समझानी पड़ती, इसलिए ज़्यादा समय लगता है, लेकिन लिखने में आपको ये 8 से 10 मिनट, ज़्यादा 12 मिनट में आपको ये कंप्लीट कर देना है। जिस बच्चे का वर्ड पे कंट्रोल होगा, टाइम पे कंट्रोल होगा, स्पीड और एक्यूरेसी होगी, वो IAS में अच्छे, मेंस में अच्छे मार्क्स लेगा। और मेंस के अच्छे मार्क्स का मतलब है कि इंटरव्यू आपके हाथ में आ जाता है। जिसके मेंस में जितने अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक, तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए और इनोवेटिव आंसर से लिखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखिए, ताकि लगे आपकी ताबीर टेढ़ी नहीं है बल्कि एक सक्रिय मस्तिष्क है, ठीक है। थैंक यू।